यूएन के भीतर बांग्लादेश बॉर्डर पर फैसला पलटने के बाद से बांग्लादेश पूरी तरीके से बौखला उठा है। जो यूएन पिछले 24 घंटे तक भारत को लगातार अपनी फेंसिंग रोकने की धमकी दे रहा था, अचानक से उसी यूएन को भारत के पलड़े में अपना वोट देते हुए भारत के पक्ष में अपना फैसला सुनाना पड़ा है। और इस बात के बाद से बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। जो बांग्लादेश अब तक अपनी सबसे बड़ी जीत का दावा कर रहा था, अचानक से यूएन के फैसला पलटने के बाद से उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारत के सामने घुटने यूएन के भीतर टेकने पड़ गए हैं और इस बार करारी हार ने बांग्लादेश की मानसिक संतुलन को खराब कर दिया है। हालत इस वक्त ऐसे बन चुकी है कि बड़ी खबर आ चुकी है। बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। अब तक यूएन में भारत को लेकर के पूरी दुनिया एक तरफा बयान को सुनने के बाद से भारत को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन जैसे ही भारत के जनमत संग्रह हुआ और भारत के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट पड़ने के बाद से अब मामला भारत के हाथ में आ चुका है। 153 देशों ने भारत को वोट देते हुए भारत के समर्थन में अपने हाथ खड़े किए और इसके बाद से यूएन को ना चाहते हुए भी बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग मामले में भारत के पक्ष में अपना फैसला पलटना पड़ा है। और इसके बाद से भारत में तो धूम मच चुकी है, लेकिन बांग्लादेश को करारी हार का सामना करना पड़ चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तार और फेंसिंग पर चल रहे रोक के आदेश पर भी अब पीछे हट गया है यूएन ने। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, वो भी यूएन के फैसले के खिलाफ जाते हुए। दरअसल यूएन ने बीते एक दिन पहले ही बांग्लादेश के समर्थन में अपना फैसला सुनाया था, लेकिन आज बांग्लादेश के इस समर्थन के फैसले को पलटते हुए यूएन ने भारत के फेंसिंग को कंटिन्यू जारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही भारत के द्वारा उठाए जा रहे कदम को यूएन के भीतर उचित ठहराया गया है। कहा यह गया है यूएन की तरफ से कि भारत अपने देश के भीतर घुसपैठ रोकने, साथ ही साथ अपनी बॉर्डर को सुरक्षित करने और बिना किसी भी देश को किसी भी तरीके की जमीन हड़पने और नुकसान पहुंचाए बिना जिस तरह से अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, इस पर किसी भी तरीके का अंकुश यूएन की तरफ से नहीं लगाया जा सकता है। और यूएन के इस फैसले ने ही दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश को लग रहा था। दरअसल बांग्लादेश पूरी तरीके से सपना सजा करके बैठा था कि जैसे ही भारत यूएन पर हारेगा और भारत की किरकिरी वर्ल्ड वाइड होगी और इसके बाद भारत को अपने बांग्लादेश बॉर्डर पर जो फेंसिंग का कार्य है उसे रोकते हुए अपनी फेंसिंग को हटाना पड़ेगा और इससे उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। दरअसल वास्तव में देखा जाए तो बांग्लादेश इसी रास्ते भारत के भीतर पूरी तरीके से घुसपैठ करता है। बांग्लादेशी लोग भारत में अपनी रोजी रोटी के लिए अब तक आते थे, लेकिन अब यह स्थिति घुसपैठ, नोटों की तस्करी, सामानों की तस्करी और कई अलग अलग चीज़ों की तस्करी में बदल चुका है। और इसी वजह से भारत इस रूट को पूरी तरीके से सुरक्षित करने की बात कर रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, बांग्लादेश ने अचानक से इस फैसले के बाद भारत पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश की है और इस फैसले को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हैरान करने वाली खबर आ रही है कि कल रात सीमा पर जो तार और फेंसिंग की गई थी उसे हजारों बांग्लादेशियों ने अपनी सेना के साथ मिलकर के उखाड़ फेंका है। यह बॉर्डर पर की गई हरकत है और इतना ही नहीं, जो शुरुआती रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक इस भारी बवाल के बीच वहां तैनात सुरक्षा बल के 7 जवानों को भी वो अपने साथ उठा करके ले गए हैं। इस घटना के बाद से दोनों देशों की सरहदों पर एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ चुकी है। अब बांग्लादेश का यह कहना है कि भारत पहले इस कटीली तार को हटाने का काम और इस जो अभी तक लगाया है उसे हटाए और जो काम चल रहा है लगाने का उसे तुरंत रोके और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की मेज पर आए। लेकिन भारत ने साफ इंकार कर दिया है कि अब यूएन के फैसले के बाद से किसी भी तरीके की बातचीती और कूटनीतिक स्तर की बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता है। जिस यूएन में बांग्लादेश खुद इस मुद्दे को लेकर के गया था, अब वही यूएन इस वक्त भारत के पक्ष में फैसला सुना चुका है, तो अब किसी भी कूटनीतिक और मेज पर बातचीत का दौर खत्म होता है।
देश की सुरक्षा से भारत कोई समझौता नहीं करेगा और भारत हर हाल में इस बॉर्डर की फेंसिंग के काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ अब पूरा करेगा, क्योंकि अब उसे इस काम को लेकर भी हरी झंडी मिल चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे काम की जिम्मेदारी खुद अमित शाह उठा रहे हैं और यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट गृह मंत्रालय के तहत राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक देखा जा रहा है। देश के भीतर घुसपैठ को पूरी तरीके से बंद करने के लिए भारत किसी भी हाल में इस बॉर्डर फेंसिंग को समय से पूरा करने के लिए अब जोर लगा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश इस समय लगातार अपने पुराने आकाओं यानी पाक और चीन के संपर्क में भी बन चुका है। वह इन देशों के दम पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अचानक से बांग्लादेश के पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसने सीधे भारत की सीमाओं पर लगे तारों को हाथ लगा दिया। तो इसके पीछे बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का खेल चल रहा है, जिसमें आपको समझना बेहद जरूरी है। असल में 3 जून को यूएन में जो पूरा का पूरा मामला रखा गया, अब वो रद्द होता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान को 81वें संयुक्त महासभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने इस चुनाव में साइप्रस के एंडियोरे कोरिकोस को हराया और इस पूरी वोटिंग के दौरान भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश का साथ ना दे करके साइप्रस का खुल करके समर्थन किया था। भारत के इस कड़े कदम के बाद बांग्लादेश की नई सरकार ने बुरी तरीके से भारत से चिढ़ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि भारत बांग्लादेश विरोधी काम कर रहा है। जैसे ही बांग्लादेश के हाथ में यूएन की बड़ी कुर्सी आई, उसे लगा कि अब वह अपने हिसाब से यूएन के फैसले बदल पाएगा। यूएन के भीतर उसी के दखल अंदाजी और अचानक बढ़ गई। उसने तुरंत इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ सीमा पर चल रहे फेंसिंग के काम को अवैध बताते हुए उसे रोकने का प्रस्ताव पारित कर दिया, क्योंकि वहां पर अध्यक्ष बांग्लादेश के ही बैठे थे। इस आदेश के आते ही सीमा पर बांग्लादेश में ऐसा माहौल बन गया जैसे उनके हक में कोई बहुत बड़ा फैसला आ गया हो। वहां के कट्टरपंथी हुक्मरानों ने इस आदेश को सीधे अल्लाह का फरमान बता दिया और सरहद पर खूब जश्न मनाने लगे। इसी जश्न और घमंड के नशे में चूर होकर के उन्होंने कल रात भारत की सीमा पर इतनी बड़ी हिमाकत कर डाली, लेकिन शायद इन विदेशी ताकतों और बांग्लादेश के नए हुक्मरानों को यह अंदाजा नहीं है कि यह पुराना भारत नहीं है, बल्कि आज का और नया भारत है। जब बात देश की संप्रभुता और अखंडता की आती है, तो भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए ऐसे हजारों यूएन प्रस्ताव को सीधे तौर पर बदल सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है, और ना चाहते हुए भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि यूएन नहीं भी मानता, तब भी भारत इस पूरे के पूरे फैसले को मानने से इनकार कर सकता था। दोस्तों, आप कहानी के उस हिस्से को समझिए जो कैमरे के पीछे असल में इस वक्त चल रही है, जिसे देश का आम टीवी चैनल न्यूज के शोर शराबे नहीं देख पाते हैं। आप खुद सोचकर देखिए, जो बांग्लादेश कल तक भारत की मदद के भरोसे बैठा था, उसकी हिम्मत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई कि वह सीधे हमें ही सरहद पर ललकार रहा है। और यहां तक कि यूएन के फैसले के पलटने के बाद यूएन फैसले को भी चुनौती दे रहा है। इसके पीछे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र का एक आदेश नहीं था, बल्कि इसके पीछे 3 देशों का एक बहुत बड़ा त्रिकोण काम कर रहा था। यह त्रिकोण बांग्लादेश की नई सरकार, पाक और चीन है। जैसे ही 3 जून को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील रहमान उर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया, वैसे ही पर्दे के पीछे पाक और चीन ने अपना पुराना खेल भारत के खिलाफ तभी शुरू कर दिया था। भारत ने इस चुनाव में साइप्रस का साथ दिया था, जिसके कारण बांग्लादेश पहले से ही भारत से खार खा करके बैठा था। पाक और चीन ने इसी गुस्से का फायदा उठाते हुए खुफिया सूत्रों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों में ढाका, इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच कई खुफिया संदेशों की लेन देन हुई। चीन और पाक का मकसद बहुत साफ था, वे भारत को उसके अपने ही घर के पास यानी उसकी पूर्वी सीमा पर इस कदर उलझा देना चाहते थे कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ाने पर ध्यान ही न दे पाए। बांग्लादेश के हुक्मरानों को पाक और चीन ने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर वे संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करवा लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत को पीछे हटना पड़ेगा। और इसी बहकावे में आकर के देर रात बांग्लादेश की तरफ से यह भारी दुस्साहस किया गया। हजारों की भीड़ आगे करके वहां की सेना की सह पर हमारी कटीली तारों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई और हमारे 7 जाबाज जवानों के साथ कायराना हरकत की गई। बांग्लादेश का सोचना था कि इस बड़े बवाल के बाद दिल्ली में बैठी भारत सरकार डर जाएगी, दबाव में आ जाएगी और फेंसिंग के काम को रोककर बातचीत की भीख मांगेगी। लेकिन वे भूल गए थे कि इस समय भारत के गृह मंत्री की कमान इस वक्त अमित शाह के हाथों है। फेंसिंग प्रोजेक्ट अमित शाह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका एक ही लक्ष्य है कि भारत की सरहद को पूरी तरीके से सील करना, ताकि एक भी अवैध घुसपैठिया या देश विरोधी तत्व
भारत की धरती पर पैर न रख सके। और जब बात देश की आंतरिक सुरक्षा की हो तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की घुड़की के आगे झुकता नहीं है। अब बांग्लादेश को लग रहा है कि यूएन का वो कागज का टुकड़ा उनके लिए अल्लाह का फरमान बन जाएगा, लेकिन अब उनके पास तो वो कागज का टुकड़ा भी नहीं रहा, क्योंकि यूएन ने फैसले तुरंत पलट दिए और उसके दम पर वो भारत को डरा लेंगे। अब वो भी नहीं देखने को मिला। लेकिन जब उन्हें यह इतिहास पता होना चाहिए कि भारत आत्मसम्मान और सुरक्षा पर बात आती है तो भारत कभी भी कड़े फैसले लेने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करता है। यूएन के पक्षपात पूरक फैसले को भारत पहले ही भांप चुका था और भारत ने पहले ही ठेंगा दिखा दिया था। लेकिन जैसे ही यूएन ने इस पूरे के पूरे मुद्दे के बीच अपना फैसला पलटा तो मानो बांग्लादेश को ऐसा लगा कि उसे सत्ता पर कुर्सी देकर के भी उससे ठगा गया है। और यही वजह थी कि देर रात बांग्लादेश ने यह कायराना हरकत की और अब इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर के भारत ने सीधे यूएन के सामने बड़ी दरकार पेश कर दी है। भारत ने साफ कह दिया है कि यूएन में जिस तरीके से अब तक भारत को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था और अब इन सबूतों के बाद जो बांग्लादेश की तरफ से किया गया है, जो कायराना हरकत की गई है, भारत के सैनिकों को उठाने का काम और फेंसिंग को काटने तोड़ने और उसे बर्बाद करने का काम किया गया है, इसके बाद अब यूएन इस पर क्या फैसले लेगा। भारत ने सीधे इस वक्त जो किया है वो बांग्लादेश के खिलाफ सबसे बड़ा प्रस्ताव यूएन में ठोक दिया है। इसका मतलब यह है कि इस प्रस्ताव के पास होने के साथ ही जो अब तक प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाए जाने की कवायद चल रही थी, अब वही प्रतिबंध बांग्लादेश के ऊपर खुद उल्टे मसरूफ होंगे और उसके ऊपर ही ये प्रतिबंध जड़ दिए जाएंगे। और यही है अब बांग्लादेश के ऊपर भारत का सबसे बड़ा शिकंजा जो इस वक्त कस चुका है। दोस्तों, इस पूरे घमासान की अंदरूनी कहानी जानने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि भारत को अब बांग्लादेश के साथ अपने सभी व्यापारिक रिश्ते तुरंत तोड़ देने चाहिए? अपनी कड़क राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, अगर आप देश की सुरक्षा से जुड़े इस बड़े विश्लेषक को पहली बार देख रहे हैं और सच्चे दिल से भारतीय सेना का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर। दोस्तों, अब चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर, यानी उस सरहद पर जहां कल रात तनातनी हुई। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची कि बांग्लादेशियों ने फेंसिंग के तारों को उखाड़ फेंका है, वैसे ही भारत के सुरक्षा गलियारों में खलबली मच गई। साउथ ब्लॉक, जहां से भारत की पूरी रक्षा नीति तय होती है, वहां तुरंत एक बेहद हाई लेवल और खुफिया मीटिंग बुलाई गई। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी इस बात पर माथापच्ची करने लगे कि अब इस हिमाकत का क्या माकूल जवाब दिया जाए। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। इस पूरे बवाल के बाद भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को पूरी सरहद पर हाई अलर्ट में डाला गया है। भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से लंबी सीमा पर सुरक्षा को अचानक कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। जवान पहले सामान्य गश्त करते थे, अब उन्हें आधुनिक नाइट विजन कैमरों के साथ सरहदों की हर इंच पर तैनात किया गया है। आदेश साफ और सीधा है, अब अगर सीमा पर एक भी अवैध कदम भारत की धरती पर पड़े तो उसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के ऑन द स्पॉट दिया जाए। लेकिन यहां आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि जब वहां कटीली तारे लगी थी तो इतनी बड़ी भीड़ ने उन्हें कैसे उखाड़ा? तो असल बात यह है कि भारत इस समय बॉर्डर पर सिर्फ साधारण लोहे के तार नहीं लगा रहा, बल्कि अमित शाह का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट फेंसिंग। इस स्मार्ट फेंसिंग में थर्मल स्कैनर, लेजर सेंसर और जमीन के अंदर ऐसे डिवाइस शामिल हैं जो परिंदे के पर मारने पर भी कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज सकते हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़ा डर इसी स्मार्ट फेंसिंग से है। उन्हें पता है कि अगर एक बार यह आधुनिक सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो गया तो उन्हें सालों से उनका चल रहा अवैध घुसपैठ, तस्करी और जाली नोटों का धंधा हमेशा के लिए भारत में बंद हो जाएगा। यही वजह है कि भाई यूएन के आदेश की आड़ में जो काम करना चाह रहे थे वो यूएन की छतरी से हटने के बाद अचानक से आक्रामक हो गया। अब बांग्लादेश के हुक्मरान कूटनीतिक स्तर पर भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक भारत इस फेंसिंग को पूरी तरीके से नहीं रोक देता तब तक वे बातचीत का भारत से कोई भी बात नहीं करेंगे, ना रास्ता छोड़ेंगे। लेकिन वे शायद भूल गए हैं कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों के लिए किसी दूसरे देश की शर्तों का मोहताज नहीं है। दिल्ली के हुक्मरानों ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब सरहद पर शांति कायम की जाएगी। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कटीली तारे भी लगेंगी, स्मार्ट फेंसिंग का काम भी पूरा होगा और जो 7 जवानों वाली खबर सामने आ रही है उसका एक एक हिसाब भी बराबर किया जाएगा। तो
तो दोस्तों, सरहद पर इस समय भारी तनाव है। एक तरफ बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान की और चीन की ताकतें खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ भारत और अब यूएन का समर्थन भी भारत के साथ संप्रभुता की सीना ताने खड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बांग्लादेश अपनी इस नापाक हरकत के पीछे हटेगा या फिर भारत की सेना को कोई ऐसा बड़ा कदम फिर से उठाना पड़ेगा जो पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल देगी। दोस्तों, अब इस कहानी को उस मोड़ पर आ गए हैं जिसने बांग्लादेश के भीतर भारत के खिलाफ नफरत और आग को हवा दी है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कल रात सीमा पर जो फेंसिंग तार उखाड़ने की वो अचानक घटना कोई गुस्सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है। बात यह है इसी साल 3 जून की संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन के 81वें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जैसे ही हुआ, उसके बाद से साइप्रस को भारत ने समर्थन दिया, लेकिन समर्थन देने के बावजूद बांग्लादेश की विजय हुई और इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो गए पाक और चीन। जब वोटिंग का समय आया तो भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए बांग्लादेश का साथ छोड़ा। हालांकि चीन, पाक, कुछ अन्य देशों के समर्थन की वजह से बांग्लादेश यह चुनाव जीत गया और खलील उर रहमान यूएन महासभा के नए अध्यक्ष बने। लेकिन अपनी जीत के बाद भी बांग्लादेश को इस बात को पचा नहीं पाया कि उसने पड़ोसी यानी भारत ने इंटरनेशनल मंच पर उसका साथ छोड़ दिया और यहीं से बात शुरू हो जाती है उसे भरने की। जब बांग्लादेश भारत को अपना दुश्मन मानना शुरू किया था, उसके साथ ही 2 और देश लग गए बांग्लादेश को भड़काने में, जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा मामला इस वक्त क्रिएट हो चुका है। और जो इस वक्त तारों की फेंसिंग चल रही है, उसे मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात सीधे बांग्लादेश ने मंच पर रख दी। बांग्लादेश, चीन जैसे देश भारत विरोधी ताकतों ने यूएन के भीतर इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्हें लगा कि उनके इस पूरे ताकत लगाने के बाद से जिस तरीके से बांग्लादेश को अध्यक्षता की सीट मिल गई, वैसे ही इस पूरे के पूरे मामले में भारत पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। लेकिन जैसे ही भारत ने अपना समर्थन का पक्ष खड़ा किया, उसके बाद जो वोटिंग हुई उसमें भारत ने विजय हासिल कर ली। यानी कि इन तीनों की तिकड़ी का पूरा प्लान यहीं धारा का धारा रह गया। बांग्लादेश के हुक्मरान और वहां के भारत विरोधी तत्व खुशी से झूम उठे थे, लेकिन अब उनके लिए यह पूरा का पूरा सिस्टम एक कागज का टुकड़ा बन करके रह गया। तो उन्होंने सीधे अल्लाह का फरमान सुना दिया। उन्होंने कहा कि यह अल्लाह का फरमान है और वहां की मस्जिदों, सड़कों पर जश्न मनाना जाने लगा कि अब इस पूरे घटनाक्रम में जो फेंसिंग हटाने की घटना हुई, ये सीधे तौर पर अल्लाह का फरमान है और हम इसीलिए यह काम कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत हमारा क्या बिगाड़ लेगा, यह मानसिकता के साथ बांग्लादेश खड़ा हो चुका था। लेकिन इन समझो को यह नहीं पता कि जब बात भारत के देश की सुरक्षा की आती है तो दिल्ली में बैठी सरकार किसी यूएन या फिर विदेशी ताकत के आगे घुटने या फिर उनकी मदद के लिए इंतजार नहीं करती, बल्कि भारत खुद इतना क्षमतावान और कैपेबल है कि ऐसे हजारों पक्षपात पूरक आदेशों को हटा करके अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित जरूर करेगा। दोस्तों, बांग्लादेश ने पाक और चीन के उकसावे में आकर यूएन में भारत के खिलाफ कदम रख तो दिया, लेकिन अब उसी कदम में खुद बांग्लादेश फंस चुका है। तार उखाड़ करके बांग्लादेश ने वो गलती कर दी है जिसका भारत खुद भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भारत चाह रहा था कि यूएन के फैसले के खिलाफ अब उतर करके एक बार बांग्लादेश ऐसी कोई हरकत करते जिसका अंजाम उसे अब बहुत ज्यादा भुगतना पड़े, और अब ये गलती वही गलती बन चुकी है जिसके चलते अब यूएन में खुद चौतरफा बांग्लादेश घिर चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश अपने ही लोगों और मोर्चों के बीच इस वक्त चौतरफा घिरने के बाद भारत के पक्ष में वोट पड़ते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा है और भारत को जीतते हुए उसे देखना उसकी मजबूरी बन चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएन का फैसला अभी पूरी तरीके से आना बाकी है। जैसे ही यह यूएन का फैसला पूरी तरीके से सामने आता है, शायद अब बांग्लादेश के परखच्चे और भी ज्यादा उड़ने वाले हैं। तो अब हम उस सबसे बड़े और कड़वे सच को समझना होगा जिसे मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। सवाल यह उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन भारत जैसी उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के खिलाफ ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपना रहा है और क्यों अचानक से बांग्लादेश का हमदर्द बन चुका है। रणनीतिक जानकारों की माने तो इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा पुराना चक्रव्यूह काम कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उसकी कई संस्थाओं पर आज भी उन पश्चिमी देशों और वैश्विक ताकतों का गहरा प्रभाव है जो भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को पचा नहीं पा रहे हैं। भारत जिस तरह से वैश्विक मंचों पर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति चल रहा है, बिना किसी दबाव के अपने फैसले खुद ले रहा है और दुनिया के बड़े मंचों पर ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर के उभर रहा है, वह कई महाशक्तियों को रास नहीं आ रहा है। भारत में से भारत को घिरने की और उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए इन ताकतों को बांग्लादेश के रूप में एक मोहरा मिल चुका है।
राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश को आगे करके यह ताकतें असल में भारत की संप्रभुता और उसकी आंतरिक सुरक्षा फैसलों पर दबाव बनाने की कूटनीतिक साजिश रच रही हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश खुद भारत के साथ इस समय इस सीमा विवाद को कितनी हवा क्यों दे रहा है। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि कल तक जो पड़ोसी देश दोस्ती की दुहाई देता था, वह अचानक सरहद पर लगे तार फेंसिंग के प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और वहां सत्ता में आए नए समीकरण। ढाका की नई हुकूमत इस समय अपने देश के भीतर चरमपंथी और भारत विरोधियों को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है, ताकि अपनी राजनीति की जमीनी हकीकत को और भी ज्यादा पुख्ता किया जा सके। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा होने का सीधा मतलब यह है कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार हमेशा के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। वहां का एक बहुत बड़ा और रसूखदार सिंडिकेट जो पिछले कई दशकों से इस खुली सरहद का फायदा उठा करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता आया है, वह फेंसिंग प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से बौखला उठा है। यही वजह है कि वे जानबूझकर सीमा पर तनाव पैदा कर रहे हैं, ताकि इसे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंसिडेंट बना करके भारत को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन ढाका और न्यूयॉर्क में बैठे रणनीतिकार ये भूल गए हैं कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बार जो काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की गई, वह पूरे चक्रव्यूह के परकच्ची उड़ाने के लिए काफी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह इन ताकतों के कूटनीतिक निष्कर्ष को बहुत अच्छे से समझता है। यही कारण है कि भारत ने अपनी नीति को रक्षात्मक बनाने के बजाय बेहद आक्रामक मोड पर डाल दिया है, जिसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। दोस्तों, अगर आपने भी देश की संप्रभुता और भारत के इस करारे पलटवार के दिल का समर्थन करते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए समझते हैं कि बीती रात सरहद पर इस महाबवाल की शुरुआत किस तरह से हुई। तो दोस्तों, अब इस कूटनीतिक साजिश को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो आज के तनाव की असली बुनियाद रखते हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर कल तक जो बांग्लादेश भारत को अपना सबसे बड़ा मददगार रक्षक मान रहा था, वह अचानक से हमारे खिलाफ इस कदर से क्यों खड़ा हो गया। अगर हम बीते सालों के इतिहास पन्नों पर नजर डालें तो भारत बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से एक जैसे नहीं रहे, बल्कि इनमें कई बार बड़े रणनीतिक उतार चढ़ाव आए हैं। साल 1971 में बांग्लादेश के जन्म के समय जो एक गहरी दोस्ती और कृतज्ञता की भावना थी, वह समय के साथ ढाका की आंतरिक राजनीति का कारण बदलने लगी। जब भी बांग्लादेश के में भारत के समर्थक सरकार रही, तब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने और व्यापार को बढ़ाने का सकारात्मक काम हुए। लेकिन जैसे ही वहां की अंदरूनी राजनीति में बदलाव आया, कुछ कट्टरपंथी और विदेशी ताकतों के इतिहासों पर चलने वाली तत्वों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए भारतीय विरोधी नैरेटिव को हवा देना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में यह साफ देखा गया है कि बांग्लादेश के भीतर एक खास राजनीतिक धड़ा जानबूझकर जनता के बीच यह डर फैला रहा है कि भारत उन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और बांग्लादेश की धरती पर कब्जे की फिराक में है। इसी झूठे डर और प्रोपेगेंडा का नतीजा है कि आज वहां की नई हुकूमत भारत के साथ सीधे टकराव का रास्ता चुन रही है। सीमा पर अवैध गतिविधियां, मवेशियों की तस्करी और जाली नोटों के सिंडिकेट पर जब भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नकेल कसी हैं, तब वहां के कुछ रसूखदार गुटों को मिर्च लग गई है। यही कारण है कि वे आज भारत की इस जायज सुरक्षा फेंसिंग को एक बड़ा मुद्दा बना करके पेश कर रहे हैं। वे अभी भूल गए हैं कि भारत ने पिछले कई दशकों में एक बड़े भाई की तरह हमेशा उनकी आर्थिक और रणनीतिक मदद की है, चाहे वो आपदा के समय अनाज और दवाइयां पहुंचाना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका साथ देना हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि एहसान फरामोश की कूटनीति कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। बांग्लादेश आज जिस तरह से भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटा चुका है, वहां असल में उसकी इस बदली हुई और नकारात्मक सोच का नतीजा है। वो यह दिखाना चाहते हैं कि वे भारत के सामने झुकने वाले नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह के व्यवहार करके वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दिल्ली के रणनीतिकार इस पूरे इतिहास और बदलते मिजाज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और यही वजह है कि भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि पुरानी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जब बात देश की सरहद सुरक्षा की आएगी तो नया भारत किसी के इतिहास या पुराने रिश्तों की दुहाई सुनकर अपने कदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, इस बदलते इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के बीच जिस खबर ने सबसे ज्यादा खलबली मचाई है, वो दिल्ली के साउथ ब्लॉक से निकलने वाला भारत का फ्रंट टू फ्रंट एक्शन प्लान है। जब संयुक्त राष्ट्र के बंद कमरे में भारत को प्रतिबंध की धमकियां दी जा रही थी और ढाका की नई हुकूमत जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, असल में ठीक उसी समय हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व से रक्षात्मक होने के बजाय एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर अपनी बिसात बिछा रखी थी। भारत की यह दोहरी कूटनीति साफ कर रही है कि देश का शीर्ष नेतृत्व ना तो प्रतिबंधों के डर से घुटने टेकने वाला है और ना ही अपनी सरहद को अभेद बनाने के लिए
इस ऐतिहासिक मिशन को बीच में छोड़ेगा, बल्कि अब भारत इस चक्रव्यूह को सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ध्वस्त करने जा रहा है। इस बेहद गोपनीय और आक्रामक रणनीति के तहत भारत एक साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और जमीनी हकीकत दोनों मोर्चों पर स्वतंत्र बना करके खेल रहा है। इसके तहत जहां एक तरफ दुनिया की सबसे धाकड़ और बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सीधे बातचीत करने के और इस पक्षपातपूर्ण रवैये को बेनकाब करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी मोर्चों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान देश के सबसे बड़े रणनीतिकार ने संभाल ली है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीमा सुरक्षा बल और पूरी कमान के सैन्य बलों को पूरी सरहद पर हाई अलर्ट पर रहने की साफ निर्देश दिए गए हैं। सरहद के संवेदनशील इलाकों में गश्त की संख्या को अचानक से बढ़ाया गया है। अचानक से 60,000 से ज्यादा तादाद में बीएसएफ पहुंचाई गई है और आधुनिक निगरानी उपकरणों को 24 घंटे सक्रिय मोड पर डाल दिया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि सीमा पार से होने वाले किसी भी तरीके के उकसावे या सरहद पार की जाने वाली हरकतों का जवाब बेहद सख्ती से और बिना किसी हिचकिचाहट के तत्काल दिया जाए। इस सैन्य तत्परता और दिल्ली के कड़े रुख ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ लॉबिंग करने वाले देशों को भारी तनाव में डाल दिया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इस तरीके का कड़ा रुख अपनाता है तो फिर वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, दिल्ली के इस टू फ्रंट एक्शन प्लान का जो सबसे आक्रामक और निर्णायक मोड है वो है देश के सबसे बड़े सुरक्षा रणनीतिकार का सीधे ग्राउंड जीरो पर एक्टिव होना। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की बड़ी साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल का सीमा सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील इलाकों का दौरा करना सीमा पार बैठी ताकतों के लिए एक सीधा कड़ा और अल्टीमेटम है। कूटनीतिक गलियारों में इस कदम को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि यह साफ संकेत दे रहा है कि कागजी धमकियां या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एक तरफा आदेशों के दबाव में आकर भारत अपनी सरहद की सुरक्षा को लेकर के रत्ती भर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अजीत डोभाल के इस कड़े रुख ने सीमा पार के उन चरमपंथियों और घुसपैठियों के मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, जो यूएन के आदेश की आड़ में सोच रहे थे कि भारत अपनी फेंसिंग के काम को बीच में रोकेगा और इस दौरान सुरक्षा बलों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए जा चुके होंगे और इस सरहद पर होने वाली घुसपैठ को वो सक्रिय कर लेंगे। लेकिन संदिग्ध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ की पूरी कड़ाई से निपटान अब उनके सर के ऊपर से जा रही है। भारत की रणनीति साफ करती है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के फैसले न्यूयॉर्क या ढाका से तय नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक से ही संचालित किए जाएंगे। इस सख्त और व्यवहारिक कदम ने अंतर्राष्ट्रीय लॉबी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज का नया भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुके बिना अपनी सुरक्षा फेंसिंग के इस ऐतिहासिक मिशन को हर हाल में पूरा करके ही दम लेगा। तो दोस्तों, इस पूरे भूराजनीतिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के खेल और इतिहास के पन्नों को खंगालने के बाद अब अंतिम तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जो ताकतें आज भी यह सोच रही हैं कि वह संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं और चुनिंदा देशों के गठजोड़ का इस्तेमाल करके भारत को अपनी ही सीमा सुरक्षा पर दीवार खड़ी करने से रोक देंगे, उन्हें अब भारत के इस कड़े और स्पष्ट रुख से अपनी असली जमीनी हकीकत समझ आ गई है। साउथ ब्लॉक के पावर कॉरिडोर से लेकर के ग्राउंड के जीरो तक भारत के संदेश दुनिया के लिए बिल्कुल सीधा और अटूट है। जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों के हितों की आएगी तो हिंदुस्तान किसी भी कागजी कार्रवाई या फरमान या विदेशी दबाव के लिए रत्ती भर झुकेगा नहीं। लेकिन इसी बीच भारत ने यूएन के अंदर जो किया उसने असल में पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी। दरअसल अब तक ये चरमपंथी दल और कुछ देशों का गुट ये मान रहा था कि भारत इस दबाव के आगे झुक जाएगा और असल में यूएन का प्रतिबंध भारत पर थोप करके भारत की इस फेंसिंग की कार्रवाई को सीधे रोक दिया जाएगा। लेकिन असल में जो इस वक्त खबर आ रही है उसने इस पूरे मामले की दिशा और दशा दोनों पलट दी है। इस वक्त जो यूएन के अंदर बैठे सदस्य देश हैं उनमें से एक बड़ा धड़ भारत के साथ खड़ा हो चुका है, भारत के समर्थन में मतदान करना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि भारत ने अपनी फेंसिंग को लेकर के जो अपनी नीति तय की है वो बिल्कुल सही है और वो उसका समर्थन करते हैं। असल में यूएन के अंदर 5 वीटो पावर वाले देश हैं, जिनमें से 3 इस वक्त भारत के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। एक तो फ्रांस, एक रूस और दूसरा ब्रिटेन भी अब भारत के समर्थन में खड़ा हो चुका है। यानी कि 3 वीटो पावर वाली शक्तियां इस वक्त भारत के समर्थन में यूएन में खड़ी हो चुकी हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि भारत एक क्षण में यूएन के फैसले को पलटने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, ये तो वीटो पावर वाले देशों की बात रही, लेकिन इसके अलावा सामान्य देशों में भी जिनके पास वीटो पावर की शक्तियां नहीं हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा देशों का धड़ भारत के साथ खड़ा हो चुका है, जिसमें अफ्रीकी देशों से लेकर के कई यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि भारत का कदम बिल्कुल सही और सटीक है।
यानी अब मजबूरन वो यूनाइटेड नेशन जो बिल को एक दिन पहले तक भारत के फैसलों को लेकर के चुनौतियां दे रहा था भारत को, अब वही अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर होने पर आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब यूएन में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है। भारत ने अपनी आक्रामक नीति को स्पष्ट और साफ कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं के भीतर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। सीमा पार से बनाया जा रहा यह कृत्रिम दबाव भारत के राष्ट्रीय संकल्प के सामने पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी हिचकिचाहट के अपने काम को दोगुना रफ्तार से पूरी करने में जुट चुकी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब भारत का अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा, तब सीमा पार बैठे उकसावे वाले तत्वों और उनके अंतर्राष्ट्रीय आकाओं का नया पैतरा क्या होगा। लेकिन एक बात तो पूरी तरीके से साफ है और तय है कि चाहे कोई भी वैश्विक चक्रव्यूह रचा जाए, हमारी सीमाओं पर मुस्तैद जवान देश का शीर्ष नेतृत्व हर चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार है।